नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ही रुचिकर व्यक्ति का परिचय करवाने वाली हूँ। महान साहित्यकार का परिचय अपन पढ़ने वाले हैं और वो महान साहित्यकार है जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, प्रसाद जी का परिचय अपन पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा, आप सभी इनके सामान्य जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आप इनके नाम से तो सभी परिचित होंगे। हाँ, इनकी जो पहचान है वो एक छायावादी कवि के रूप में है। और इनके जीवन काल की शुरुआत कहाँ, कैसे, किस प्रकार से हुई और किस प्रकार आगे बढ़ी, आइए देखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, 1889 भी मिलता है और 1890 भी मिलता है। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनके जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में ही सही माना जाएगा। कुछ किताबें 90 भी लिख देती है। कहाँ हुआ तो काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश इनकी जन्म स्थली मानी जाती है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत, ये इनकी जन्म स्थली मानी जाती है। ठीक है, देखिए, काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित कौन सा परिवार? सुंघनी साहू। सुंघनी साहू एक प्रतिष्ठित घराना माना जाता है। काशी का बहुत ही उच्च घराना माना जाता है। उस घराने में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनके पितामह का मतलब होता है दादाजी। पितामह का नाम था बाबू शिवरतन साहू। तो यहां पर अपन देखते हैं शिव रतन साहू। इनके जो पितामह थे बाबू शिवरतन साहू, ये बड़े दानी व्यक्ति थे और दान देने के लिए आसपास के क्षेत्र में भी पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। इनके पिता की यदि बात करें तो इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद साहू और ये भी एक बड़े दानी और कला के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। कला को आदर देते थे, ये कला को आदर देने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, देवी प्रसाद साहू कला को आदर देने वाले थे और ये भी दानी थे। तो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पैसा है और वो पैसे का प्रयोग करना भी चाहता है तो हम जानते हैं कि उसका सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बहुत अधिक होगा। और यही इनके परिवार के साथ था। देखिए, इनके परिवार की प्रतिष्ठा काशी में काशी के महाराज के बराबर थी। और जो काशी की सामान्य जनता है, सामान्य जनता, वो काशी के जो महाराज थे उनके लिए एक नारा लगाती थी। जैसे ही वो आ जाते थे तो नारा लगाती थी। कौन सा नारा? हर हर महादेव। हर हर महादेव का नारा काशी की जनता काशी के महाराज के लिए लगाती थी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यही नारा इनके पूर्वजों के लिए भी लगता था। यानी काशी में काशी की प्रजा इन्हें इतना अधिक सम्मान देती थी। इतने प्रतिष्ठित परिवार से ये थे। कला के मर्मज्ञ इनके पिता थे तो जाहिर सी बात है कला और साहित्य के संबंध में इनकी रुचि है वो बचपन से ही बन गई थी। कला एवं साहित्य में इनकी बहुत अधिक रुचि थी। लेकिन परिस्थितियां कहते हैं ना, किसी के हाथ में नहीं होती। हमारा जन्म किसी भी परिवार में हो, लेकिन किस्मत हमारी है वो हमारे साथ ही आती है और हमें उसी रास्ते पर लाकर खड़ा करती है जहां पर हमारी किस्मत लिखी गई है। तो कुछ इस प्रकार से ही इनके जीवन में घटित हुआ। इनकी मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हुआ और उसके बाद मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता, जिनका नाम था श्रीमती मुन्नी देवी, उनका भी देहांत हो गया। और थोड़े ही समय बाद इनके जो बड़े भाई थे उनका भी देहांत हो गया। और जब परिवार में कोई नहीं बचा तो इन पर पूरे की पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। एक विधवा भाभी और घर में ये, तो इनको परिवार पूरा का पूरा संभालना था। अब इस समय ये क्या करे? अध्ययन तो इनका छूट गया था। सामान्यतः 7वीं 8वीं तक अध्ययन, ये जो निरंतर अध्ययन या नियमित अध्ययन है
वो कर पाए थे। नियमित शिक्षा इन्होंने मात्र 8वीं तक ही प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और स्वाध्याय के साथ साथ इनके घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की गई। और घर पर जब शिक्षा की व्यवस्था की गई तो उसमें आपको मैं बता दूं, इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था मोहिनी गुप्त। मोहिनी गुप्त जी इनके प्रथम गुरु थे, मोहिनी गुप्त। और मोहिनी गुप्त, जी हाँ, वही मोहिनी गुप्त जो साहित्य में रसमय सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। रसमय सिद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध है। वो इनके गुरु थे जो इनको घर पर अध्ययन करवाते थे। साथ ही साथ इनके लिए संस्कृत शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। इन्हें संस्कृत सिखाने की भी व्यवस्था की गई थी। और संस्कृत इन्हें एक कुटिया में रहने वाले या एक छोटे से घर में रहने वाले एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है गोपाल बाबा, उनके द्वारा इन्होंने संस्कृत की शिक्षा पाई। देखिए, अलग अलग विद्वान इनके गुरुओं के नाम लिखते हैं और सामान्यतः लगभग 4 प्रसिद्ध व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके साथ इनको जोड़ा जाता है। परंतु यहाँ पर अपन इतना ही देखेंगे कि मोहिनी गुप्त जी इनके गुरु थे और गोपाल बाबा भी इनके गुरु थे। इसके बाद इनकी जो शिक्षा है वो घर पे ही शुरू होगी। घर पे ये शिक्षा प्राप्त करते थे और इन्हें साहित्य में इतनी ज्यादा रुचि थी, स्वाध्याय करते करते ये साहित्य में इतने आगे बढ़ गए थे कि बिल्कुल छोटी सी उम्र में इन्होंने बिल्कुल छोटी सी मतलब 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की ही उम्र में ब्रज भाषा, देखिए मोहिनी गुप्त जी से ये पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। और बाद में जब इनकी शिक्षा बंद हो गई तब इन्होंने फिर स्वाध्याय शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ब्रज भाषा में एक सवैया छंद की रचना की थी। सवैया लिखा था इन्होंने, सवैया जो एक छंद है, सवैया ब्रज भाषा में लिखा था और वो इन्हें मोहिनी गुप्त जी को लिख कर दिया था। तो इनकी प्रतिभा से ये प्रभावित हुए और उसके बाद इनके स्वाध्याय में इन्होंने सहायता करनी प्रारंभ कर दी थी। तो इस प्रकार से इनका जीवन कुछ आगे बढ़ा, ये बड़े हुए तो देखिए परिस्थितियां होती है वो किसी के बस की नहीं होती। इनका विवाह हुआ। विवाह इनका विंध्यवासिनी जी के साथ हुआ, विंध्यवासिनी देवी जी के साथ हुआ। परंतु अफसोस कि इनको क्षय रोग हो गया, क्षय रोग। और क्षय रोग की उस समय यूं माना जाता है कि कोई ज्यादा दवा नहीं थी और उसी वजह से इनकी पत्नी का देहांत वहां पर हो जाता है। पहली पत्नी के देहांत के बाद ये दूसरा विवाह करते हैं और दूसरा जो विवाह इनका होता है वो होता है सरस्वती देवी से। और ये एक कथा प्रचलन में है जिसमें यूं कहा जाता है कि विंध्यवासिनी जी को जो क्षय रोग हुआ था तो उस समय क्षय रोग के कीटाणु इनके घर में प्रवेश कर गए थे और उन्हीं विंध्यवासिनी जी की जो साड़ियां थी, जो कपड़े थे, उनको सरस्वती जी ने पहन लिया था। तो उस वजह से इनको भी क्षय रोग हो गया था और क्षय रोग के कारण थोड़े समय पश्चात ही इनका भी देहांत हो गया। और इनका जब देहांत हुआ तो ये गर्भावस्था में थी। तो इस प्रकार से जैसे ही ये 2 दुखी करने वाली घटनाएं जब इनके जीवन में और घटी तब ये टूट गए थे। और उसके बाद विवाह की तरफ तो इनका जो मन था वो बिल्कुल ही हट गया। विवाह की तरफ से जब मन हट जाता है तो फिर लोगों के कहने पर और साथ में अपनी विधवा जो भाभी घर में थी उसकी गिरती हुई शारीरिक दशा देखकर और उन्हें तीसरा विवाह करना पड़ा था। और तीसरा विवाह इन्होंने कमला देवी के साथ किया था और कमला देवी से इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था रत्न शंकर प्रसाद। तो ये था इनका सामान्य जीवन परिचय। जो इनका व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में अपनों ने थोड़ा सा देखा।
देखिए, व्यक्तिगत जीवन के बारे में यदि मैं बताऊं आपको, तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें लिखना नहीं है, परंतु ये कहानी इसीलिए तैयार की गई है, आपको इसीलिए सुनाई गई है क्योंकि आपको कुछ सीखना है इनसे। परिस्थितियां हमारी प्रतिभा के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है, हमें परिस्थितियों से पीछे नहीं जाना। तो ये अपन सीख सकते हैं हमारे महान साहित्यकार, साहित्य में जो छायावाद के या फिर साहित्य के युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के जीवन से अपन ये चीजें सीख सकते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों की वजह से सामान्य कोई व्यक्ति है वो टूट जाएगा, घर पे बैठ जाएगा, या फिर वर्तमान में अपन देखते हैं कि लोग सहन नहीं कर पाते, खुदकुशी की तरफ जाते हैं। लेकिन इनको देखो, इन्होंने क्या किया, इन परिस्थितियों से सीखकर क्या किया। देखिए, जब पिता, भाई, दादा सब चले गए, जब ये अकेले बचे और ये भी बहुत छोटे, मात्र 11 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया, तो इस समय आसपास के जो लोग थे, परिवार के लोग थे, वो संपत्ति को हड़पने तक आगे आने लगे। इस समय इन्होंने अपने परिवार को बचाया, अपनी प्रतिष्ठा को बचाया, और यहाँ तक कि अपने परिवार की जो प्राचीन परंपराएं थी उनको भी उन्होंने निभाते हुए और साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा, और साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार से कदम रखा कि साहित्य को एक चरम सीमा, या फिर मैं कहूं कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया। और उसमें इनका योगदान आप एक ही चीज से जान सकते हैं, और वो मैं नाम लिख देती हूं, ये छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, छायावाद की उस समय चाहे आलोचना हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन बाद में जो प्रगतिशील काव्य था, या फिर मैं यूं कहूं जो नई कविता युग था, प्रगतिशील नई कविता युग। देखिए, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता युग आता है। तो ये जो दोनों युग थे, छायावाद के बाद जो दोनों युग आए, उनके जितने भी समालोचक थे, उन सब ने इस साहित्य की और इस साहित्यकार की बेहद प्रशंसा की थी। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि छायावाद या फिर साहित्य छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इनका कितना ऋणी होगा। इनके साहित्य के संबंध में योगदान के बारे में यदि अपन बात करें, तो ये एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, कहानीकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा थी, नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धता थी, नाटककार के रूप में। और इसके साथ साथ इन्होंने निबंध भी लिखे थे, जिनको अपन बाद में देखेंगे, उपन्यास भी लिखे थे, और इसके साथ साथ इन्होंने इनका निबंध भी मिलता है, जो एक निबंध संग्रह में सभी निबंध संकलित किए गए हैं। काव्यकार के रूप में इनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि आधुनिक काल में एक महाकाव्य तक ये साहित्य को दे देते हैं, और महाकाव्य का नाम है कामायनी। तो देखिए, काव्यकार के रूप में यदि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि देखें तो कामायनी। इसके अलावा इनके काव्य ग्रंथों की यदि बात करें तो कारुणालय, कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए, कहानियों के रूप में ऐसे मिलता है कि इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 70 कहानियों की रचना की थी, और वो सभी की सभी कहानियां हैं वो 5 संग्रहों में संग्रहित की गई थी। अब संग्रह कौन कौन से थे, उनमें यदि अपन देखें तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, और इसके साथ साथ प्रतिध्वनि और छाया,
ये इनके 5 कहानी संग्रह माने जाते हैं, जिनमें लगभग 70 कहानियां हैं वो संकलित की गई है। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आंधी और आकाशद्वीप। नाटककार के रूप में यदि देखें तो नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा थी। हालांकि इनके नाटकों के संबंध में यदि अपन विषय की बात करें तो देखिए इनके ऐतिहासिक नाटक थे और कुछ समालोचक थे जिन्होंने इनकी आलोचना भी की थी, क्योंकि ऐतिहासिकता थी। और प्रेमचंद जी ने तो इनके बारे में यहाँ तक लिख दिया था कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, परंतु बाद में जब इनकी विचार शैली को परखा गया तब इनकी प्रशंसा की गई थी और प्रेमचंद जी द्वारा भी इनकी प्रशंसा की गई थी। इनके नाटकों में यदि अपन देखें तो देखिए जो आपके पढ़े हुए हो सकते हैं उनमें यदि देखें तो स्कंदगुप्त इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसके साथ साथ ध्रुव स्वामिनी, सामान्यतः ये स्कूल में भी सिलेबस में दे दिया जाता है, ध्रुव स्वामिनी। और इसके साथ साथ जन्मेजय का नागयज्ञ, ये इनके हैं वो प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि अपन बात करें इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों की तो देखिए उपन्यास इनके 3 थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण, 3 ही लिखे थे और इन्होंने अपने जीवन काल में, जिनका नाम था कंकाल, इसके साथ साथ तितली और इसके साथ साथ इरावती। ये 3 ही उपन्यास इन्होंने जीवन काल में लिखे थे। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ कि ये उपन्यास इनका अधूरा भी छूट गया था और इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, इसकी जो विषय वस्तु थी उसके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इस प्रकार का उपन्यास हम प्रसाद जी से चाहते थे। आचार्य शुक्ल ने ये बात कही थी कि इरावती जिस विषय वस्तु पर लिखा गया ना, उस विषय वस्तु का उपन्यास हम प्रसाद जी से चाह रहे थे, परंतु विडंबना देखो, दुख की बात देखो कि इसे ये अधूरा छोड़कर और हमारे बीच से रुखसत हो गए। तो इसी प्रकार से इनके और निबंधों में यदि अपन बात करें तो देखिए इनका एक ही संग्रह माना जाता है, काव्य और कला। काव्य और कला तथा अन्य निबंध तथा अन्य निबंध, इस नाम से इनका एक निबंध संग्रह है वो साहित्य में उपलब्ध होता है। अपनों ने काव्य की बात की, कहानियों की बात की, उपन्यासों की बात की, नाटकों की बात की और उसके साथ साथ निबंधों की भी बात की। विविधता भरा काव्य संसार और प्रत्येक क्षेत्र में जैसे ही प्रसाद जी ने कदम रखा, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, जहां भी रखा वहीं प्रतिष्ठित हो गए और उस विधा को एक नई दिशा दी। इनके यदि नाटकों की बात करें तो नाटकों ने इन्होंने भारतेंदु जी, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक के क्षेत्र में अपन अविस्मरणीय योगदान मानते हैं, तो नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु जी के नाटकों की जो दिशा थी उसको इन्होंने अलग धारा जहां पर दी, तो वहां पर कहानियों के क्षेत्र में भी अप्रतिम अविस्मरणीय योगदान दिया। और काव्य के क्षेत्र में तो मैंने आपको बताया कि कामायनी जैसा महाकाव्य जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा था 1937 में, वो भी इनके द्वारा दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर इनकी रचनाओं, इनके जीवन काल और इन सब से संबंधित यदि मैं एक विशिष्ट बात बताऊं, इनसे भी ऊपर की बात यदि इनके जीवन काल में देखें तो वो ये थी कि ये साहित्य को, देखिए पहले इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा में काव्य लेखन करते थे। ब्रज भाषा से ये कहां गए? खड़ी बोली में गए। ब्रज भाषा से खड़ी बोली में गए तो खड़ी बोली जो रूखापन लिए हुए थी उसको कमनीय भाषा बना दिया, माधुर्य युक्त कर दिया और माधुर्य युक्त इस रूप में प्रतिष्ठित किया कि वो एक निर्विवाद भाषा सिद्ध हुई या निर्विवाद भाषा के रूप में उभर कर आई
साहित्य में निर्विवाद भाषा के रूप में स्थापित हो गई। तो खड़ी बोली के क्षेत्र में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस संबंध में द्विवेदी जी प्रयास कर रहे थे उसको इन्होंने बेहद आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में अपनों ने देखा। मुझे लगता है कि प्रसाद जी के जीवन के बारे में अपनों ने जितनी भी चीजें देखी वो आपको समझ में आई होगी। पहले अपनों ने जीवन के बारे में देखा, विकट परिस्थितियां थी, बुरे हालातों के बीच भी किस प्रकार से उभरा जा सकता है, ये अपन प्रसाद जी से देख सकते हैं। काव्य संसार विविधता भरा हुआ था। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये छायावाद के प्रवर्तक थे और छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो 4 माने जाते हैं और उन चारों को एक मकान के 4 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। स्तंभ का मतलब होता है खंबे। एक दीवार, एक छत को खड़ा करने के लिए 4 खंबे आवश्यक होते हैं। तो उन्हीं 4 खंबों में प्रसाद जी का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसके जनक व प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमुख 4 स्तंभों में प्रमुख एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद थे। तो मुझे लगता है आज की क्लास में अपनों ने प्रसाद जी का जो जीवन परिचय पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आगे इनके द्वारा रचित जो कहानी है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।